नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी ओरिजिनल राख की गंगा, जिसके लेखक हैं श्री ऋतिक रोशन मिश्रा जी। अगर आपने पिछले भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले उन्हें सुनकर आए। तो चलिए सुनते हैं कहानी में आगे। भाग 12। राजेश के घर से जाते वक्त श्याम सोचता है कि शायद साजिया को उसका पत्र मिल गया होगा। साथ में उसे डर भी होता है कि कहीं उसका पत्र गलत हाथों में न पड़ जाए, जिससे उसकी इकलौती उम्मीद साजिया भी न रहे। अभी साजिया उसके और सफिया के बीच की इकलौती डोरी है जो कि दोनों को जोड़े हुए है। वो सफिया के बारे में भी सोचता है कि न जाने वो किस हाल में होगी, और कुछ पुरानी बातें याद करते करते वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह उठकर पहले सैर पर और फिर कॉलेज को चला जाता है। एक वक्त था कि श्याम सब छोड़कर बस सफिया की यादों में डूबा रहता था। उसके लिए उसका परिवार, खाना पीना, उसके दोस्त यार, गंगा, राजेश, सभी बस आसपास के लोग बनकर रह गए थे। लेकिन अब सफिया की याद और उसका इंतजार श्याम के लिए रोज की चीज हो गई है, और उसे अब यह एहसास हो गया है कि प्रेम के रिश्ते के अलावा भी और भी रिश्ते हैं जिसे उसे निभाना है। आज श्याम कॉलेज में पीछे नहीं बैठा है। वो आगे से दूसरी बेंच पर किसी एक लड़के के साथ बैठा है। वो पीछे मुड़कर एक नजर पंकज और चिराग को देखता है, फिर आगे ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने लगता है। अरे खुद का नंबर लगाना था सो हमारा नंबर काट दिया। अरे पहले ही कह देते, हमें क्या जरूरत थी खुद की बेइज्जती कराने की। पंकज चिराग को तेज आवाज में कहता है। अरे पीठ पीछे बोलने की क्या जरूरत है पंकज भाई, जो बोलना है हमारे सामने आकर कहो। श्याम मुस्कुराकर पंकज को देखते हुए कहता है। अरे ठीक ही तो कह रहे, हमें पहले ही बता दिया होता कि गंगा को तुम पसंद करते हो तो हम क्यों उसके आगे पीछे करते। पंकज कहता है। गंगा को पसंद? अरे भाई आपको कोई गलतफहमी हुई है पंकज भाई। श्याम जवाब देता है। अरे भैया कोई हमें भी बताएगा कि क्या हुआ। चिराग कहता है। इन्हीं से पूछिए, अपने परम मित्र शुक्ला जी से, क्या गुल खिला रहे थे कल सुबह। पंकज उपेक्षा भरे स्वर में कहता है। अरे क्या हो गया शुक्ला यार, क्या कह रहा है पंकज। चिराग श्याम से पूछता है। अब भाई ये तो यही बताएंगे कि ऐसा क्या देख लिया इन्होंने। श्याम चिराग से कहता है। अरे भाई मिश्रा तुम ही बता दो यार, क्या हुआ है, बात को इतना घुमाओ मत। चिराग पंकज से कहता है। अरे तुम ही बताओ चिराग भाई, यहां सबको मालूम है कि हम गंगा को पसंद करते हैं। तुमने तो देखा है कि किस तरह हमारी उस दिन बेइज्जती हुई, और फिर हमने हिम्मत करके उसे अपने दिल की बात भी बता दी। फिर किसी दिन उसने न जाने क्या क्या बहाने करके हमें मना कर दिया। हमने सोचा कि हो सकता है भाई सच में हम उसे पसंद ना आए हो, मगर कल सवेरे हम क्या देखते हैं भाई, हम तो देखते हैं कि हमारे श्याम और गंगा दोनों एक दूसरे के अगल बगल आजू बाजू गंगा घाट की ओर घूम रहे हैं। अरे गुरु, जब तुम दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना था तो हमें पहले ही बता देते, भरे बाजार अपनी हंसी तो ना उड़वाते हम। पंकज गुस्से में कहता है। अरे पंकज भाई आप गलत समझ रहे हैं, गंगा केवल हमारी दोस्त है, और फिर बस दोस्त के नाते हम लोग शहर पर गए थे। श्याम शांत स्वर में पंकज को जवाब देता है। अरे बस बस श्याम भाई, बस रहने दो, आप इसके आगे और कुछ ना बोले तो अच्छा है। अच्छा एक बात बताइए, उसके भाई राजेश को पता है कि आप उसकी बहन के साथ क्या गुल खिला रहे हैं? कि भैया उन्हें भी गलतफहमी हुई है, वो भी तो गलत समझ रहे हैं ना। पंकज श्याम का उपहास करते हुए कहता है। श्याम को पंकज की इस बात पर गुस्सा आ जाता है, और फिर वो गुस्से में कहता है। ऐसा है पंकज, तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो सच है वो हमने कह दिया, और हमारे दिल में केवल सफिया है और उसके अलावा कोई नहीं। शराब और सिगरेट का सेवन कम करोगे तो असल दुनिया समझ आएगी ना। श्याम ये बात इतनी जोर से कहता है कि पूरे क्लास में उसकी आवाज गूंजने लगती है, और सब पंकज की ओर देखने लगते हैं। पंकज सबसे नजर चुरा लेता है और क्लास के बाहर चला जाता है। श्याम भी ये कहकर क्लास से बाहर चला जाता है, और फिर वो दोबारा उस दिन कॉलेज नहीं आता।
आगे श्याम और पंकज की कभी बात नहीं होती। श्याम कभी कभी चिराग से बात तो कर लेता है, मगर जब भी पंकज को देखता है तो नजर फेर कर अपना मुंह घुमा लेता है और फिर दूसरी ओर चला जाता है। इस घटना के बाद 2 हफ्ते बीत जाते हैं। श्याम के पत्र का कोई जवाब नहीं आता। यहां तक कि जुलाई बीत जाती है और नया महीना शुरू हो जाता है। वही महीना जिसके शुरू होते ही श्याम की धड़कन रुक सी जाती है। उसे पता है कि इसी महीने की पहली शुक्रवार को सफिया का निकाह है और आज रविवार है। केवल 6 दिन बचे हैं सफिया के निकाह के लिए। अब फिर न जाने क्या होगा। इस बीच श्याम और गंगा कई बार गंगा किनारे घाट पर सैर को जाते हैं। श्याम गंगा को सारी बातें बता देता है कि किस तरह वो और सफिया फोन पर मिले और किस तरह सफिया के अब्बू उसका विवाह उसके मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती करवा रहे हैं, उसके खाला के बेटे हामिद से, जो कि अरब देश में रहता है और निकाह के बाद वो भी उसे वहीं ले जाएगा। कई बार गंगा गौर करती है कि सफिया की बातें करते करते श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ये समझ जाती है कि शायद श्याम सफिया के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। मगर गंगा ये नहीं समझ पाती कि क्यों श्याम की आंखों में आंसू देखकर उसकी आंखें भी भर जाती हैं। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाती है ताकि श्याम उसके आंसू न देख ले। इसी बीच सोमवार के सुबह एक पोस्टमैन श्याम के घर एक चिट्ठी दे जाता है। श्याम कांपते हाथों से उसे खोलता है और फिर पढ़ता है। श्याम भाईजान, सलाम वालेकुम। हमें माफ कीजिएगा कि हम आपका खत सफिया तक नहीं पहुंचा पाए। अब उससे अगली मुलाकात उसके निकाह के दिन ही हो सकती है। हम उसके घर गए थे, मगर उसके अब्बू ने हमें उससे मिलने नहीं दिया। उनका कहना है कि अब निकाह तक सफिया किसी और से बात नहीं करेगी और ना ही मिलेगी। हमने तो उसके यहाँ टेलीफोन भी किया था, मगर कभी उसके अब्बू जान फोन उठाते तो कभी उसका भाई, और उसके भाई को कई बार कहने पर भी वो सफिया से बात नहीं करवा पाता, क्योंकि न जाने बीच में कोई ना कोई फोन पर आ जाता और कहता कि सफिया निकाह तक किसी और से बात नहीं कर सकती। हमें ये नहीं मालूम कि आपने खत में क्या लिखा है। हमने उसे खोल कर नहीं देखा। वो खत सफिया के लिए है तो उसे सिर्फ वही पढ़ेगी। उस दिन फोन कटने के बाद सफिया बहुत देर तक रोई और हमसे बार बार कह रही थी कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत। मगर आप घबराए ना, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका कोई संदेश भेज सके। तब तक के लिए आप बस सब्र रखें। और हाँ, आप मेहरबानी करके इस पते पर कोई खत न लिखें। अगर हमारे अब्बू को पता लग गया तो गजब हो जाएगा। अल्लाह आपको ताकत दे, साजिया। खत पढ़ने के बाद श्याम के चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखाई देती। लगता है कि यह खत श्याम की सारी भावनाओं को अपने अंदर समेट चुका है। श्याम उस खत को भी मोड़कर पुराने खतों के साथ अपने बस्ते में रख देता है। शाम में गंगा को वो खत में लिखी सारी बातें बता देता है और चुपचाप बिना कुछ बोले, बिना कोई भावनाओं के शून्य सा घाट की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। गंगा भी शाम के बगल में चुपचाप बैठ जाती है। वो न कुछ पूछती है और न कुछ बोलती है। इसी तरह शुक्रवार का दिन भी बीत जाता है और श्याम बेसुध बिना कोई भावनाओं के वो दिन भी गुजार लेता है। उसका चेहरा पानी में बने किसी चेहरे जैसा लगता है। पानी में बने चेहरे को देखकर यह तो पता चलता है कि वो चेहरा है, मगर उसे देखकर भी कोई भी भावनाएं स्पष्ट नहीं होती। वो केवल एक चेहरा मात्र होता है, कोई आम सा चेहरा। शाम को गंगा श्याम से मिलने उसके घर आती है। वो ये सोचती है कि श्याम को रोता पाकर वो उसे संभाल लेगी, मगर उसे शाम को देखकर बहुत आश्चर्य होता है। श्याम चुपचाप अपनी खाट पर लेटे हुए कोई किताब के पन्नों को देख रहा है, पढ़ रहा है या शायद कुछ सोच रहा है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर श्याम को यह क्या हो गया है। वो श्याम के करीब जाकर बैठ जाती है और फिर उसे देखने लगती है। श्याम उसे एक नजर देखकर
फिर अपनी किताब में गुम हो जाता है। गंगा न जाने क्या सोचकर उसके हाथों को पकड़ लेती है और पूरी शाम ऐसे ही उसके हाथों को पकड़कर खाट के नीचे बैठी रहती है। काफी देर तक केवल उसके हाथों में गुम होने के बाद गंगा श्याम के चेहरे की ओर देखती है। उसे दिखता है कि किताब उसके सीने पर पड़ी हुई है और वो सो चुका है। गंगा का ध्यान खाट के एक तरफ रखी श्याम की डायरी पर पड़ता है। वो उसका हाथ छोड़ वो डायरी उठा लेती है और अंतिम पन्ने को खोल कर देखती है और पढ़ने लगती है। चाय की पहली घूंट और कविता का शीर्षक, फिर कागज के अंत में पूर्ण विराम और चाय की आखिरी घूंट। एक सोच के अंत से एक नई सोच का आरंभ केवल पूर्ण विराम से ही आता है। जैसा कि महाकाल कहते हैं, अंत ही प्रारंभ है और सोच प्रकट करता है मन का भाव। यही भाव तो करुणा, प्रेम, त्याग और इच्छाएं जैसी मानवीय संवेदनाओं को प्रकट करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सोच अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका परिणाम अच्छा या बुरा हो सकता है। किसी गलत कार्य में लाए गए सोच का परिणाम ईर्ष्या, क्रोध, लोभ जैसी संवेदनाओं को जन्म देती है। केवल यही तो कुछ ऐसी स्थिति है जिसमें मनुष्य पशु और ईश्वर दोनों बन सकता है। धर्म में सबसे श्रेष्ठ भावना करुणा है, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि ऐसी कौन सी भावना है जो मनुष्य को ईश्वर होने से रोकती है और पशु को मानव, तो वो इच्छाएं हैं। किसी सोच को कार्य में लाने के बाद हमें क्या परिणाम मिलेगा, ये खास करके हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। वो सोच जिसे किसी इच्छा की पूर्ति के लिए मन में लाया गया हो। इच्छाओं के बिना तो इंसान अधूरा ही है, पर अपेक्षाओं के समंदर में इतना न डूबना कि खुद ही खुद को खारा लगने लगो। इच्छाएं और अपेक्षाएं एक दूसरे को पुनर्जन्म देती हैं। इच्छाएं स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकती, उसे अपेक्षाओं के सहारे की अवश्य जरूरत पड़ती है। अपूर्ण अपेक्षाएं क्रोध और चिंता जैसे विकार को जन्म देती हैं। इच्छाएं जो सदा रहेगी, जो शाश्वत है, वह अनश्वर दुख और चिंता की जननी है। और चिंता तो चिता के समान होती है, जो हमें धीरे धीरे घने कोहरे में धक देती है और हम बस जीते रह जाते हैं कल में, और भविष्य तो कहीं दूर पीछे, कहीं पीछे छूट जाता है। बड़ी काव्यात्मक बात है भविष्य का पीछे छूट जाना। वो भविष्य जो हमेशा निर्भर करती है हमारे कल पर। आज में जीने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि यही आज उनका कल होगा, जो उनके आने वाले कल का निर्णय करेगा। हमारे आज लिए गए निर्णय जो कि कल और कल में बदल जाएंगे, पर उन दोनों कल को सोचकर हमें आनंद आता है या दुख, ये हमारी इच्छाएं तय करती हैं। वही इच्छाएं जो कुछ पाने की आशा में हम मन में संगठित करते हैं। कुछ पाने की इच्छा जो हमें कल भी थी और कल भी होगी। हमें सदा कुछ न कुछ लेने, कमाने, सुनने और पाने की इच्छा होती ही है। अब इसे इच्छा कहें या अपेक्षा, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। जैसे मुझे मेरे मन की बातों को लिखने की इच्छा थी और इन बातों को सुनकर कोई मेरी सराहना करे, यह मेरी उपेक्षा है। और जैसा कि मैंने कहा था, इच्छाएं और अपेक्षाएं एक दूसरे को पुनर्जन्म देती हैं। गंगा की आंख भर आती है ये सोचकर कि जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं देखा जा सकता, कोई इच्छाएं नहीं देखी जा सकती, और जिसे अब किसी भी चीज से कोई अपेक्षाएं नहीं है, वो इच्छाएं, अपेक्षाएं और भावनाओं की बात इतनी सलीके से लिख रहा है। गंगा अपने आंसू पोंछते हुए उसके चेहरे पर अपना हाथ रख स्नेह के नजर से देखकर और उसके माथे को चूमकर
वापस अपने घर को चली जाती है। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए सुनो कहानी के साथ ही साथ फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को। और भी कहानियां जैसे कि मैला अचल, राग दरबारी, कसब, इस सब के लिए फॉलो करें हमारे स्पॉटिफाई चैनल को। और साथ ही साथ हमें बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।